हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्निंग टॉक्स। लर्निंग टॉक्स में आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो चलिए अब हम आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि आपको समय समय पे जो भी नए वीडियोस आते हैं उसके अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने हमारे इस चैनल पे कुछ वीडियोस पहले हमने एक वीडियो पोस्ट किया था टेम्परेचर से रिगार्डिंग, जिसमें हमने लिक्विडियस टेम्परेचर की बात की थी। तो आज हम हमारे वीडियो में लिक्विडियस टेम्परेचर के कैलकुलेशन की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये लिक्विडियस टेम्परेचर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है जिसमें लिक्विडियस टेम्परेचर के डिटेल के बारे में भी बताया हुआ है, तो आप इस चैनल के ऊपर में या फिर इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक हमने दी हुई है इसमें, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो लिक्विडियस टेम्परेचर आप सबको पता है कि कास्टर के ऊपर में यूज़ किया जाता है जैसे जनरली इस वर्ड को। तो वो क्या होता है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके कि नीचे अगर अब हम जाएंगे तो जो हमारा मेटल है वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके ऊपर में जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस पॉइंट को जो हम बोलते हैं वो लिक्विडियस टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली 1515 से लेके 1520 के बीच में हम इसको कंसिडर करते हैं लिक्विडियस टेम्परेचर को। और आपको मैं बता दूं कि लिक्विडियस टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, मेटल की केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। केमिस्ट्री मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे मेटल के अंदर में, जैसे कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, मोलिब्डेनम, क्रोमियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जब आप लैब में टेस्टिंग करवाते हो, चाहे वो स्पेक्ट्रोमीटर से टेस्टिंग हो या चाहे लैब में मैन्युअली टेस्टिंग हो उसका, तो ये सब वैल्यूज आपको बताया जाता है कि भाई आपके बिलेट के अंदर में इतना कार्बन है या इतना मैग्नीज आया है। तो ये जो केमिस्ट्री पूरी होती है इनसे ही आपका लिक्विडियस टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट होता है। अब हम आज जो हमारे वीडियो में है इसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे, उसके जो फॉर्मूले है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिक्विडियस टेम्परेचर फार्मूला, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लिक्विडियस टेम्परेचर फार्मूला को निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग लोगों ने या अलग अलग बोलना चाहिए कि साइंटिस्ट लोगों ने या रिसर्चर्स ने जो है वो अपने अपने तरीके दिए हुए हैं। लेकिन आज हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उस फार्मूले के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस फार्मूले को यूज़ करने के बाद में प्रैक्टिकली और इस फार्मूले को यूज़ करने के बाद में जो वैल्यू आती है उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर होती है वो 5 से 6 डिग्री की होती है। तो इसीलिए आज हमने हमारे इस वीडियो में इस फॉर्मूले को यूज़ किया हुआ है। तो वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार कि हम इसके अलावा भी जो दूसरे फॉर्मूले यूज़ किए हुए हैं अलग अलग रिसर्चर ने अलग अलग बुक्स में जो फॉर्मूले हैं, तो वो भी हम उसके लिए लेके आएंगे। उसका भी एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें सारे फॉर्मूले की डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो हमने जो यूज़ किया है वो एक स्टडी के पर्पज़ के हिसाब से यूज़ किया है। इससे आपको बहुत हद तक बेसिक्स जरूर क्लियर हो जाएंगे और आप लिक्विडियस टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके के ये कैलकुलेशंस होते हैं उसमें आप नज़दीक में जरूर पहुंच पाओगे। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एक ये अजीब सा फॉर्मूला यहाँ पे आप लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं कि 1538 फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट के अंदर में ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई प्लस एफ माइनस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, फिर ब्रैकेट बंद हो गया, फिर 1.7971 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि ये जो 1538 है ये अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अलग अलग होता है। ये जो ABCD लिखे हुए हैं ये क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या आएगा वहाँ पे। वैसे तो फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यूज पुट की हुई है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको शॉर्ट बनाने के लिए ABCD में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में 1.7971 लिखा हुआ है, तो ये एक डायरेक्ट वैल्यू है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे आगे में फॉर्मूले में तो आपको उस समय में याद रखना है कि हम ABCD सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम डायरेक्ट इस जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद में 1538 में से उस पूरी वैल्यू को माइनस करेंगे, उसके बाद में 1.7971 उसमें ऐड कर देंगे और फिर हम उसके अंदर में कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। कांस्टेंट जो है वो अभी मैंने एक छोटा सा लिया हुआ है, इसकी वैल्यूज कांस्टेंट की कैसे बदलती है ये मैं आपको जल्द ही जब हम इसका जो सेकंड पार्ट लेके आएंगे या जिसमें दूसरे फॉर्मूले यूज करेंगे उस समय में आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देख रहे हैं कि टॉप पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले में जैसे कि ए है तो ए क्या होता है, तो ए की जगह में आप देख सकते हैं
कि A इक्वल टू होता है 31.15 इंटू C% मतलब कार्बन का परसेंटेज इंटू फिर कार्बन का परसेंटेज प्लस 62.645 इंटू कार्बन का परसेंटेज। B क्या होता है? तो B होता है इसी तरीके की एक वैल्यू लिखी हुई है, इसके अंदर में सिलिकॉन है और फिर लास्ट में फिर एक सिलिकॉन है प्लस 2.0678 इंटू सिलिकॉन परसेंटेज। C क्या होता है? तो C इक्वल टू फिर एक कोई सा फॉर्मूला लिखा हुआ है और जिसमें हमने यहाँ पे मैग्नीज यूज किया हुआ है। तो हो सकता है कि आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इतना बड़ा एक फॉर्मूला बन जाएगा, कैलकुलेशन करने में दिक्कत भी होगी शायद से आपको। इसलिए आप अगर चाहे तो जब हम तो थोड़ी सी देर बाद में जब हम कैलकुलेशन जो हमने कैलकुलेटर बनाया हुआ है आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये सारे अब देख सकते हैं ए से लेके के तक की यहाँ पे वैल्यूज है जिसमें हमने अलग अलग एलिमेंट यूज किए हुए हैं। ए के लिए हमने कार्बन, बी के लिए सिलिकॉन, सी के लिए मैग्नीज, फिर डी में फास्फोरस, ई में सल्फर और इस तरीके से जो है वो आखिरी में के वाला जो एलिमेंट है वहाँ पे वो क्रोमियम है, Cr मतलब क्रोमियम है। तो इस तरीके से इन सबको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू निकाल लेना है। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 31.15 इंटू कार्बन परसेंटेज में आप क्या लिखेंगे? ऐसा नहीं कि जैसे कि आपको बोला गया कि कितना कार्बन है तो 21 कार्बन है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको 21 लिख देना है। आपको केमिस्ट्री की रिपोर्ट उठाना है, जो पूरी रिपोर्ट आई है उसके अंदर में जो वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो एक एक करके पहले आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरीके से सॉल्व करना है। जब ये पूरा आ जाएगा तो आपके ये जो पूरा येलो कलर के है कैलकुलेशन इसको आपको सॉल्व करना है। जब ये पूरे कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएंगे तो 1538 माइनस फिर वो कैलकुलेशन प्लस 1.7971 फिर कांस्टेंट। तो चलिए अब हम इसको आगे कार्बन परसेंटेज कैसे रखते हैं, सिलिकॉन कैसे रखते हैं ए बी सी डी वाले सेक्शन में या कॉलम में, हम इसको अब आगे समझते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक लिक्विडियस टेम्परेचर का एक फॉर्मूला देखा था जिसके अंदर में ए बी सी डी इस तरीके के टर्म्स लिखे हुए थे। ये सारे टर्म्स हमने यहाँ पे रिपीट करके लिखे हुए हैं। अब आपको इसको यूज कैसे करना है तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये ए इक्वल टू लिखा है 31.15 इंटू कार्बन परसेंटेज फिर इंटू कार्बन परसेंटेज प्लस 62.645 इंटू कार्बन परसेंटेज। तो ये जो कार्बन परसेंटेज है इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है? तो इसकी जगह पे आपको पता होगा कि ब्लड के सैंपल्स हम लोग करते हैं लैब के अंदर में, स्पेक्ट्रो से भी सैंपल्स कर सकते हैं या फिर लैब के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी यूज़ की जाती है सैंपलिंग करने के लिए। तो उसके अंदर में अलग अलग एलिमेंट्स का कंपोजिशन हमको पता चलता है, जैसे उसमें कार्बन कितना है या सिलिकॉन कितना है या मैग्नीज कितना है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है हमको एलिमेंट्स कितना परसेंटेज उसका है उससे हमको पता चलता है। तो आपको करना भी ऐसा ही है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ इस केस में 4 अलग अलग सैंपल लिए हुए, जैसे एक ये सैंपल 1, ये सैंपल 2, ये सैंपल 3 और ये सैंपल 4। अब हमको करना क्या है? तो करना ऐसा है कि ये जो कार्बन परसेंटेज के सामने में 0.35 लिखा हुआ है, ऐसे ही आपके भी एक रिपोर्ट में या सैंपल में ऐसा लिखा रहेगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ये 0.35 को सीधा सीधा ये कार्बन परसेंटेज की जगह रखना है। फिर ये सिलिकॉन वाला जो है 0.25, तो इसको यहाँ पे सिलिकॉन की जगह पे 0.25 रखना है। तो अब आपका कैलकुलेशन कैसे हो जाएंगे? जैसे अगर कार्बन की बात करें तो 31.15 इंटू कार्बन परसेंटेज की जगह पे 0.35 फिर इंटू 0.35 प्लस 62.645 इंटू 0.35। तो इस तरीके से हमको सारे सैंपल्स, सारे एलिमेंट्स के जो वैल्यू है उसके सामने में जो वैल्यू आई हुई है हमको वैसे के वैसे वैल्यूज जो है हमको यहाँ पे उससे रिलेटेड एलिमेंट के जगह पे लिख देना है। कार्बन के लिए ए वाले फॉर्मूले में लिखना है क्योंकि ए में हमने कार्बन यूज़ किया है। सिलिकॉन के लिए बी वाले में लिखना है क्योंकि बी में हमने सिलिकॉन यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से ये सारा सब कुछ यूज़ करते हुए इसमें लिख देना है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ आगे चल के। तो हम जो है अपने केस में अभी फ़िलहाल सैंपल 1 को यूज़ करेंगे। सैंपल 1 की आप ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम इन सब वैल्यूज़ को इन सारी वैल्यूज़ की जगह रखेंगे और देखेंगे कि हमको कितना फिर फाइनली लिक्विडियस टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सैंपल 1 यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं 2-3 पॉइंट आप याद रख लीजिए कि कार्बन में जैसे कि ये 0.35 है, सिलिकॉन में 0.25 है और मैग्नीज में 0.69 है। तो ये 3 वैल्यूज़ हम आगे, वैसे तो ये सारी वैल्यूज़ पूरी की पूरी रखेंगे लेकिन मैं आपको ये शुरू की 3 वैल्यूज़ रख के बता देता हूँ। अगर पूरा रखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वो टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, लेकिन आपको मैं ये 3 वैल्यूज़ रख के बता देता हूँ, इससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको रखना है और यूज़ करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं लिक्विडियस टेम्परेचर के
फॉर्मूले के ऊपर में। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि ये लिक्विडियस टेम्परेचर का कैलकुलेशन का कैलकुलेटर अपन ने बनाया हुआ है। ये वही सेम चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है ABCD वाली। अब ये ए के सामने अपन ने कार्बन लिखा है, ये बी के सामने में यहाँ पे सिलिकॉन है और ये सी के सामने में मैग्नीज है। तो हमारे केस में जब हमने सैंपल 1 लिया था तो उसमें कितना था, तो 0.35 था। तो हमने ये 0.35 जैसे ही रखा तो ये 0.35, फिर ये इसके सामने में 31.15, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 31.15 ए में लिखा हुआ है। उसके बाद में ये जो वैल्यू आई है ये कार्बन इंटू कार्बन, मतलब 0.35 इंटू 0.35, इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो ये आपको इतना मिलेगा। उसके बाद में प्लस करके ये है 62.645, तो यहाँ पर भी है 62.645। उसके बाद में कार्बन परसेंटेज है आपका वापस से, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया कार्बन परसेंटेज। तो ये जो है कैलकुलेटर ऑटोमेटिक है, इसलिए इस पूरे ये जो कार्बन के लिए हमने जो पूरा जैसे 0.35 डाला, तो इस पूरे को सॉल्व करते हुए इसकी फाइनल वैल्यू जो है हमको यहाँ पे 25.74163 जितनी मिली है। इस तरीके से हमने जब सैंपल 1 देखा था तो सैंपल 1 में सिलिकॉन की वैल्यू 0.25 थी, तो हमने ये 0.25 रख दिया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं इंटर करूँगा उसके पहले ये वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये वैल्यू भी 0 है, और ये वैल्यू जो है आपकी 0.609 और ये 2.0678 ये फॉर्मूले में है, यहाँ पे 0.609 और ये 2.0678। इसमें जो भी प्लस और माइनस है इस शीट में ये ऑटोमेटिक हो गया है। अगर आपको इसको मैन्युअली करना है तो आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं पेपर पे, लेकिन वो बहुत ही लंबा हो जाएगा और उसमें टाइम काफ़ी लगेगा। इसलिए हमको सीधा सीधा क्या करना है, ये सारी वैल्यूज इसमें यहाँ पे डाल देनी है और सीधा सीधा हमको लिक्विडियस टेम्परेचर मिल जाएगा। चलिए, तो हम 0.69 मैग्नीज था उस टाइम पे, तो हमने ये मैग्नीज की वैल्यू भी डाल दी। तो ये हमने जैसे ही सारी सब कुछ वैल्यू डाली, तो जैसे ए सेक्शन की जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पर हमको मिली, बी सेक्शन की जो टोटल वैल्यू है वो हमको यहाँ पे मिली, सी सेक्शन की जो है टोटल वैल्यू वो यहाँ पे मिली, और इसी तरीके से यहाँ पे हमको टोटल वैल्यूज मिलती गई। उसके बाद में हमने उस फॉर्मूले के हिसाब से ए प्लस बी माइनस जो भी फॉर्मूले में था उसको यूज़ करते हुए ये वाली जो वैल्यू है ये टोटल आई है अपनी। अब फॉर्मूले में क्या था कि ये वाली वैल्यू को हमको 1538 के बाद में रखना है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था ए प्लस बी माइनस सी, इस तरीके से जो फार्मूला था, तो उसके अंदर में हमने ये टोटल वैल्यू रख दी यहाँ पे। तो 1538, फिर माइनस का साइन था, फिर ब्रैकेट लगा कि ABCD वाला एक कॉलम था, तो हमने ये ABCD वाला कॉलम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में फॉर्मूले में प्लस करके 1.79711 था, तो हमने वो लिख दिया, और वहाँ पर एक कांस्टेंट था, तो हम हमारे केस में कांस्टेंट जो है ये 0.3358 यूज़ कर रहे हैं, तो हमने ये कांस्टेंट यूज़ किया। ये कांस्टेंट जो है जहाँ से हमने ये सब कुछ स्टडी किया हुआ वहाँ पे इसको डायरेक्ट लिया गया था। इसको किस तरीके से कांस्टेंट को लिया जाता है इसके लिए फिर हम एक नया वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको और डिटेल में ज़्यादा समझ में आ सके, लेकिन आप अपने स्टैंडर्ड यूज़ के लिए इसको 0.3358 यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये कांस्टेंट तैयार हो जाएगा और जैसे ही आपने ये वैल्यू इसके अंदर में रखी, तो ये टोटल आपको जो है ये 1517.5 इतना आपको जो है लिक्विडियस टेम्परेचर आपका मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग लिक्विडियस टेम्परेचर निकाल सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि आपको फॉर्मूले में क्या करना है। आपकी जो लैब की रिपोर्ट आई है उस लैब की रिपोर्ट में से कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर, फॉस, कैल्शियम या कॉपर, मोलिब्डेनम, क्रोमियम जितना भी है मैक्सिमम, वो सारे डेटा आपको इसके अंदर में लिखना है। अगर कोई सा डेटा आपको नहीं भी मिलता है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं, वहाँ पे आप इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें जैसे ही ये वैल्यू डालेंगे सारी, तो ये सब पूरा कैलकुलेशन अपने आप होते हुए यहाँ पे आपको फाइनल जो है वो लिक्विडियस टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। अब लिक्विडियस टेम्परेचर जैसे ही आया आपके पास में, उसके बाद आप चाहे तो सुपरहीट भी निकाल सकते हैं। सुपरहीट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सुपरहीट निकालने के लिए क्या करते हैं, ठंडिश का टेम्परेचर में से लिक्विडियस को माइनस कर देते हैं, तो वो आपका सुपरहीट आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा सब कुछ कंसेप्ट अभी बढ़िया से क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट रहे, इसमें भी लिक्विडियस कैलकुलेशंस में भी ये अभी सिर्फ बेसिक है, इसमें हमको आगे अभी और बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी है। तो पहले आप इसको एक बार क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में हमको फिर कुछ नए वीडियोस लेके आएंगे जिसमें कि हम और फिर डिटेल्स में जाएंगे और डीप में जाएंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जब आपका प्रैक्टिस पूरा हो जाए तो हमको आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इससे हमको वीडियोस बनाने में और आपके डाउट्स क्लियर करने में आसानी मिलती है। तो थैंक यू, बाय बाय।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।